हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कार्तिक वन। दोस्तों, मेरे एक व्यूवर है जिनका नाम कृष्णा बिश्नोई है। उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं मिसिंग 411 नाम की जो रहस्यमय घटना घटी है, जिसके ऊपर एक बुक भी लिखी गई है, उसमें से एक कहानी मैं आपके लिए लेकर आऊं। इसलिए आज की जो वीडियो है वो मिसिंग 411 पर होगी। और ये कहानी खत्म करने के बाद मैं आपको 2 इंडियन हॉरर स्टोरीज भी सुनाने वाला हूँ, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर सुनिएगा। तो दोस्तों, मिसिंग 411 घटना जो है उसको डेविड पोलाडिस नाम के एक राइटर ने अपनी बुक मिसिंग 411 में लिखा है, जिसमें बहुत सारे रहस्यमय घटनाओं के बारे में लिखा हुआ है। और उसी में से एक घटना आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त ज़ाया करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं और खो जाते हैं इस मिसिंग 411 नाम के रहस्यमय घटनाओं की तरफ। तो दोस्तों, ये घटना जिनके साथ घटी है उनका नाम है एंड्रयू, और आगे की कहानी मैं आपको एंड्रयू के नज़रिए से सुनाऊंगा। मेरा नाम एंड्रयू है और मैं पेंसिल्वेनिया राज्य के एक शहर का रहने वाला हूँ। मैं एक गार्ड की एजेंसी में काम करता हूँ। मैं उसमें 1998 में काम किया करता था और ये घटना भी 1998 की ही है। मैं पेंसिल्वेनिया राज्य के फॉरेस्ट साइड की एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में नौकरी करता था। वहाँ पर कभी कभी शहर के लोग कैंपिंग का मज़ा लेने के लिए आया करते थे। मैं उस प्राइवेट प्रॉपर्टी में करीब 6 महीने तक ड्यूटी कर रहा था। उन्हीं 6 महीने में मैंने बहुत से लोगों को कैंपिंग करते हुए देखा था। उस प्राइवेट प्रॉपर्टी के बाहर मेरे रहने के लिए एक चेम्बर बना हुआ था और रात में मैं उसी चेम्बर में रहता था। मेरे पास कंपनी की दी हुई एक रिवॉल्वर भी थी, जिसे मैं लोड करके हमेशा अपने पास ही रखता था। हर बार की तरह एक फैमिली जिसमें एक 10 साल का लड़का था और 12 साल की लड़की, माता और पिता, जो कि मेरे सामने से सुबह कैंपिंग करने के लिए गए थे। वो फॉरेस्ट कैंपिंग के लिए एकदम शांत, घना और अच्छा था। रात में उस जंगल को देखने से ऐसा लगता था मानो वो जंगल अपने ही अंदर एक अलग दुनिया है, जहाँ मैं कभी भी बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता था। मैं उस प्रॉपर्टी के लिए गार्ड की नौकरी करता था। उसका मालिक कभी कभी अपनी फैमिली के साथ आ जाया करता था छुट्टी बिताने के लिए। बाकी टाइम वो घर हमेशा बंद ही रहता था। रात के करीब 8 बजे मुझे किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ किसी और की नहीं, उसी फैमिली की थी जो सुबह कैंपिंग करने के लिए गई थी। वो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे और किसी को ढूंढ रहे थे। मैं जब अपने चैम्बर से बाहर निकला और उनके पास जाकर उनकी समस्या के बारे में पूछा, तो उन्होंने मेरे पूछने पर जवाब दिया कि उनकी 12 साल की बेटी अमेलिया खो गई है। जब मैंने उनसे पूछा कि आप लोगों ने उसे आखिरी बार कहाँ देखा था, तो उन्होंने बताया कि वो अपने भाई जेम्स के साथ खेल रही थी। उन्होंने बताया कि जब जेम्स के पापा ने जेम्स को आवाज़ देकर बुलाया और बोला कि अपने लिए और अपनी बहन के लिए कुछ सैंडविचेस ले जाओ, तो जेम्स हमारी तरफ सैंडविच लेने के लिए भागता हुआ आया। उसके बाद जब वो एमिलिया के पास सैंडविचेस लेकर पहुंचा, तो एमिलिया वहां से गायब हो चुकी थी। उन्होंने एमिली को ढूंढने की बहुत कोशिशें की, लेकिन वो नहीं मिली। उन्होंने मुझे पुलिस को फ़ोन करने के लिए बोला और उनको सारी बात बताई। जब पुलिस वहां आने वाली थी, तब तक मैं एमिली को ढूंढने के लिए एमिली के फैमिली के साथ कैंपिंग साइट पर चला गया। हम सब लोगों ने एमिली को ढूंढने की बहुत कोशिशें की, लेकिन वो नहीं मिली। मेरे पास टॉर्च थी, तो एमिली को ढूंढते हुए मैं थोड़ा जंगल के अंदर चला गया। मैं जिस जंगल में एमिली को ढूंढ रहा था, वो अपने आप में ही एक मिस्टीरियस से भरा हुआ था। पहले भी बहुत लोग गायब होने की खबर इस जंगल से आ चुकी है। जब मैं उस जंगल के अंदर गया, तब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस तरफ जाऊं, क्योंकि वहां एकदम अंधेरा था और अंधेरे में मैं एमिली को आवाज़ दे रहा था। और अंधेरे के जंगल की दूसरी तरफ से मुझे एमिली के पिताजी की आवाज़ आ रही थी, जो कि एमिली को चिल्लाते हुए बुला रहे थे। उनकी बेटी को ढूंढते ढूंढते हमें काफ़ी टाइम हो गया। हम लोग बहुत देर तक एमिली को ढूंढ रहे थे, लेकिन एमिली का कुछ भी पता नहीं चला। इसके बाद हम सब कैंप साइट पर वापस आ गए। तब तक उस कैंप साइट पर पुलिस वाले भी आ चुके थे। उनके चीफ ऑफिसर का नाम जेसन था
उन्होंने जब पूरी बात पूछी तो हमने उनको सारी बात बताई। उन्होंने अपने रेस्क्यू और रिसर्च टीम को इन्फॉर्म किया और वो पूरी की पूरी टीम कुछ ही देर पर कैंप साइट पर आ पहुंची। वो लोग उस घनी अंधेरी रात में उस जंगल में इमली को ढूंढने के लिए चले गए और अलग अलग हो गए। चीफ ऑफिसर जेसन ने मुझसे भी पूछताछ की। मैंने उनको बताया कि मैं सिक्योरिटी गार्ड हूं और मैंने उनको अपना आईडी कार्ड भी दिखाया। मैं उनमें से एक पुलिस वाले के साथ था जो कि इमली को ढूंढ रहा था और आखिरी बार जहां इमली को देखा गया था वहां पर मैं दोबारा गया और हम दोनों ने उसको ढूंढ रहे थे। हम दोनों ने उसको उस जगह ढूंढने की बहुत कोशिशें की। कुछ देर तक ढूंढने के बाद हमें एक बच्चे का जूता मिला। जो जूता काफ़ी पुराना लग रहा था, लेकिन जंगल में इतने अंदर तक किसी बच्चे का जूता मिलना कोई नॉर्मल बात नहीं थी। उसी जूते के पास की मिट्टी को देखकर लग रहा था जैसे कि कोई वहाँ से किसी को घसीटते हुए लेकर गया हो। हम उस निशान का पीछा कर रहे थे और पीछा करते करते हम एकदम जंगल के बीचों बीच चले गए। एक पॉइंट पर जाके वो निशान ख़त्म हो गया। जहाँ निशान ख़त्म हुआ था मैं और वो ऑफिसर उसी के आसपास देख रहे थे कि कुछ सुराग मिल जाए। उसी समय सडनली मेरे साथ जो ऑफिसर था वो एक बहुत बड़े गड्ढे में गिर गया। वो जब गड्ढे में गिरा तो उसके पैर में एक लकड़ी का टुकड़ा अंदर तक घुस गया, जिससे उसके पैर पे बहुत ज़्यादा गहरी चोट आ गई और खून भी निकल रहा था। उसकी चोट इतनी गहरी थी कि वो इतनी ज़ोर से चिल्लाया कि उसकी आवाज़ पूरे जंगल में गूंज उठी। उसकी आवाज़ सुनकर बाकी के पुलिस ऑफिसर और जितने भी लोग उस समय उस जंगल में मौजूद थे सब हमारे पास आ गए। उन्होंने देखा कि उनके साथ ही ऑफिसर जो है गड्ढे में गिरा हुआ है और पूरा गड्ढा जो है पत्तियों से ढका हुआ था और वो गड्ढा बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। हम लोगों ने कैसे भी करके उस ऑफिसर को उस गड्ढे से बाहर निकाला और उसकी पैर को जब देखा तो हमने देखा कि उसके पैर में कोई लकड़ी का टुकड़ा नहीं बल्कि किसी का हड्डी का टुकड़ा घुसा हुआ है। हमने कैसे न कैसे करके उसकी हड्डी को उसके पैर से बाहर निकाला। उसके बाद कुछ ऑफिसर ने अपनी टॉर्च को उस गड्ढे के अंदर मारा तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे किसी बच्ची का कंकाल पड़ा हुआ था और उसी कंकाल के साथ एक बैग भी पड़ा हुआ था। मैंने जैसे ही उस कंकाल को देखा तो मुझे यही लगा कि शायद ये उसी बच्चे का कंकाल है जिसका जूता हमें पहले मिला था। हम सब यही सोच रहे थे कि इस गड्ढे को यहाँ पर किसने खोदा और ये बच्ची की लाश यहाँ पर कैसे पहुँची और वो जूता हमें वहाँ कैसे मिला। मेरे दिमाग में बस यही सब चल रहा था, लेकिन हम इमली को भी ढूंढने की कोशिश कर रहे थे लेकिन इमली हमें कहीं भी नहीं मिल रही थी। अगले दिन उस कंकाल को बाहर निकाला गया। उसके बाद चीफ ऑफिसर जेसन ने अपने मिसिंग फाइल्स को चेक किया और देखा कि कोई बच्ची यहाँ पर गायब हुई थी क्या, लेकिन उसमें इतने सारे बच्चों की गायब होने की खबर थी कि उन्हें उस बच्चे के पता ही नहीं चला कि वो बच्ची आखिर है कौन। उस बच्चे को निकालने के बाद उस बच्चे का पोस्टमार्टम करने के लिए और ऑटोप्सी वगैरह करने के लिए उसे हॉस्पिटल में भेज दिया गया। मेडिकल की जांच करने के लिए जब उस बॉडी को भेजा गया तो उसकी रिपोर्ट आनी अभी बाकी थी। तब तक हमने इमली को ढूंढने की बहुत कोशिशें की लेकिन इमली अभी तक भी हमें नहीं मिली थी। अब मुझे मेरे काम पर भी जाना था तो मैं अपने काम पर वापस चला गया और रेस्क्यू टीम 25 ऑफिसर्स के साथ उसी जंगल में इमली को ढूंढ रहे थे। कुछ दिन बाद मैंने पेपर में एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें छोटे बच्चे के कंकाल के मिलने की खबर लिखी हुई थी, लेकिन उसमें उस बच्ची इमली के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी थी। कुछ दिन बाद न्यूज़ में एक ऑफिसर का बयान आया कि उनको किसी छोटी बच्ची के कपड़े मिले हैं जो कि काफ़ी फटे हुए हालातों में हैं। जब उन कपड़ों को इमली के माता पिता को दिखाया गया और उनको पूछा गया कि ये कपड़े क्या इमली के हैं तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि नहीं, ये कपड़े इमली के नहीं हैं। और फिर कई दिनों तक वो टीम उसी बच्ची को ढूंढती रही लेकिन वो कहीं भी नहीं मिली। इसके बारे में अलग अलग ऑफिसर्स अलग अलग बयान भी दिए जा रहे थे। कुछ लोगों ने कहा कि वो लड़की खेल खेल में जंगल के अंदर चले गई और रास्ता भूल गई है। कुछ ने कहा कि उसे वेंडिगो ने खा लिया। कुछ ने कहा कि उसे एलियंस उठा के ले गए और उस जंगल में एलियंस का वास है। उस जंगल में एक पॉइंट है, अगर उस जंगल के आसपास भी कोई जाता है तो उस जंगल में एलियंस जो रहते हैं वो उस इंसान को उठा लेते हैं। ऐसी कुछ बातें उस समय चल रही थी। लेकिन आज भी जब
एमिली के परिवार वालों से ये पूछा जाता है कि आपको एमिली के बारे में क्या लगता है, तो वो यही कहते हैं कि एमिली अभी भी जिंदा है और वो किसी न किसी दिन उनके पास वापस जरूर आएगी। अब दोस्तों बारी आती है दूसरी स्टोरी की, और दूसरी स्टोरी जो है वो एक इंडियन हॉरर स्टोरी है और ये घटना महिमा जी के साथ घटी थी, इसलिए आगे की कहानी मैं आपको महिमा जी के नज़रिए से सुनाऊंगा। हेलो, मेरा नाम महिमा है, मैं गोरखपुर की रहने वाली हूँ। ये घटना मेरे साथ 2012 में घटी थी, जब मेरी एक सहेली और उसका बॉयफ्रेंड मेरे घर पर आए हुए थे। तो दरअसल हुआ ये था कि मेरी एक सहेली है जिसका नाम स्नेहा है और उसका एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम रॉकी है। तो एक दिन हम तीनों एक पार्टी में गए हुए थे। उस पार्टी में मैंने रॉकी से बात की और मेरी सहेली से भी बात की थी। मैंने उनसे थोड़ी बहुत बात की, उसके बाद मेरी सहेली ने ये बताया कि मेरा जो बॉयफ्रेंड है वो नेगेटिव शक्तियों से बातचीत कर सकता है और उन्हें देख भी सकता है। ये सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा जोर से हंसी आ गई और मैं हंस दी। मुझे हंसते हुए देखकर रॉकी जो है थोड़ा सा गुस्सा हो गया। उसने कहा कि ये कोई मजाक की बात नहीं है, मैं सच में नेगेटिव एनर्जीज को फील कर सकता हूँ और उनसे बातें भी कर सकता हूँ। मैंने कहा कि अगर ऐसा ही है तो तुम कल मेरे घर आओ और मुझे ये बताओ कि मेरे घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है या नहीं। तो उसने बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस से कहा कि ठीक है, मैं कल तुम्हारे घर ज़रूर आऊँगा। मेरी सहेली और मेरी सहेली का बॉयफ्रेंड दोनों घर आए और मैंने उससे कहा कि अब तुम ये चेक करके बताओ कि मेरे घर पे कोई नेगेटिव एनर्जी है या नहीं। तो उसने एक बार फिर से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस से कहा कि ठीक है, मैं अभी देख के बताता हूँ। उसके बाद उसने अपनी आंखें बंद की और कुछ सोचने लगा और मैं उसी को देखे जा रही थी कि ये क्या करता है। करीब 2-3 मिनट बाद उसने अपनी आंखें खोली और उसने कहा कि इस घर में भी एक नेगेटिव एनर्जी है, लेकिन वो कोई बुरी नेगेटिव एनर्जी नहीं है, वो एक अच्छी आत्मा है और वो आत्मा किसी और की नहीं, तुम्हारी छोटी भाई की ही है, जिसकी मृत्यु जो है उसके पैदा होते ही हो गई थी और वो इस वक्त तुम्हारे घर के किचन में मौजूद है। और उसने मुझे मेरे भाई के बारे में ऐसी ऐसी चीज़ें बताई जो कि मैंने अपनी सहेली को भी नहीं बताई थी। और उसके बाद मुझे यकीन हो गया कि मेरी सहेली का बॉयफ्रेंड रॉकी नेगेटिव एनर्जीज को फील कर सकता है, उन्हें देख भी सकता है और उनसे बात भी कर सकता है। और जब मैंने रॉकी को पूछा कि तुम्हें मेरे भाई के बारे में कैसे पता चला, तो उसने बताया कि मैंने तुम्हारे भाई से बात की है और उसने मुझे ये बताया है कि वो तुम्हें हर मुसीबत से बचाता है और वो तुमसे बहुत प्यार करता है। ये सुनकर मैं रोने लगी और आज भी जब मैं इस बात को सोचती हूँ कि मेरा भाई मरने के बाद भी मुझसे प्यार करता है तो मेरे आंखों में पानी आ जाता है। दोस्तों, तीसरी और आखिरी कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो कहानी सुभाष जी के साथ में घटी हुई है, इसलिए आगे की कहानी मैं आपको सुभाष जी के नज़रिए से सुनाऊंगा। हेलो, मेरा नाम सुभाष है। ये घटना मेरे साथ 2001 में घटी थी, जब मैं अपने दोस्त की शादी में गया हुआ था। दरअसल हुआ ये था कि मैं अपनी दोस्त की शादी अटेंड करके जब वापस आ रहा था तो कुछ देर तक मेरी बाइक चलने के बाद वो बंद पड़ गई। मैंने उसको चालू करने की बहुत कोशिशें की, लेकिन वो चालू बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। और जिस जगह मेरी गाड़ी ख़राब हुई थी वहाँ से मेरा घर करीब 5 किलोमीटर दूर था और अब मुझे मेरी गाड़ी को धक्का मारते हुए ही उसे घर लेके जाना था। और शादी में डांस कर कर के, पार्टी वगैरह कर कर के मैं इतना ज़्यादा थक चुका था कि मुझसे गाड़ी को धक्का नहीं मरवा रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी मैं बहुत ज़्यादा ज़ोर लगा के अपनी गाड़ी को धक्का मार रहा था। करीब 1-1.5 किलोमीटर तक धक्का मारने के बाद मेरा गला एकदम सूख चुका था, मैं पानी से एकदम तड़प रहा था। फिर मैंने अपनी बाइक को एक जगह साइड में पार्क की और एक पत्थर पर जाके चुपचाप बैठ गया और थोड़ा आराम करने लगा और पानी की तलाश में इधर उधर घूमने लगा कि कोई मुझे मिल जाए और या तो वो मुझे पानी दे दे या मुझे लिफ्ट दे दे। इसी तलाश में मैं घूम रहा था, लेकिन बहुत देर तक रुकने के बाद मुझे वहाँ कोई नहीं दिखा तो मैं वापस से उठा और अपनी बाइक मैंने उठाई और फिर से धक्का देने लगा और इस बार मुझे और ज़्यादा प्यास लगने लग गई थी। पता नहीं मुझे क्यों अब कुछ ज़्यादा ही प्यास लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अगर कुछ देर में अगर मुझे पानी नहीं मिला तो मैं प्यास से यहीं मर जाऊंगा। लेकिन फिर सडनली मुझे एक घर दिखा जो कि एक नॉर्मली घर लग रहा था और उसके बाहर एक लाल कपड़ों की साड़ी में एक औरत भी बैठी हुई थी।
मैंने जैसे ही उसको देखा मैं बहुत खुश हो गया कि काश अब मुझे पानी मिल जाएगा। तो मैं अपनी बाइक को उस घर के सामने लेके गया और वहाँ पार्क कर दी। उस घर के सामने एक थोड़ा बड़ा सा गार्डन जैसा कुछ था और उसके बाद सड़क थी, तो मैंने वहाँ पे अपनी बाइक पार्क की। पार्क करने के बाद मैंने उस औरत को आवाज़ दी, लेकिन उसके सामने से कोई भी जवाब नहीं आया। मैंने फिर 2-3 बार और आवाज़ दी, लेकिन उसका फिर भी सामने से कोई जवाब नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा कि मुझे इसके पास जाके इसको आवाज़ देनी चाहिए, शायद इसको मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। तो फिर मैं धीरे धीरे उसके पास जाने लगा। फिर सडनली उसने अपना चेहरा ऊपर घुमाया और मुझे देखने लगी, और फिर मैं भी उसी को देखने लगा। उसके चेहरे में कुछ भी डरावने जैसा नहीं लग रहा था, वो एक नॉर्मल औरत जैसी लग रही थी। तो फिर वो सडनली उठी और अपने घर के अंदर जाने लगी। मैंने उसको कहा कि देखो मुझे बहुत प्यास लग रही है, मुझे क्या पानी मिलेगा? तो उसने कुछ भी नहीं कहा, वो सीधा अंदर चले गई और अपना गेट बंद कर लिया। तो मुझे अब थोड़ा गुस्सा आने लग गया था, क्योंकि मुझे वैसे भी प्यास लग रही थी और वो औरत ने मुझे देखा, लेकिन उसके बाद भी मेरा कोई जवाब नहीं दे रही थी। तो मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ गया। तो मैं उस घर के बाहर गया और उस घर का गेट ठोकने लगा, लेकिन अंदर से फिर भी कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। लेकिन हाँ, अंदर से किसी के बहुत ज़ोर ज़ोर से फुसफुसाने की आवाज़ आ रही थी, जैसे अंदर बहुत सारे लोग बैठे हो और आपस में बात कर रहे हों। ये सुनकर मैंने कहा कि देखिए, अगर अंदर कोई है तो प्लीज़ बाहर आइए, मुझे बहुत प्यास लग रही है, मुझे प्लीज़ पानी दे दीजिए। लेकिन अंदर से फिर भी कोई बाहर नहीं आ रहा था। अब मैं समझ चुका था कि यहाँ रुक के कुछ भी फ़ायदा नहीं है। तो मैं जैसे ही पलटा और अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगा, तो पीछे से किसी के चीखने की आवाज़ आई। ये आवाज़ सुनकर जैसे ही मैं पलटा और मैंने देखा कि उसी घर की एक खिड़की पर वही औरत खड़ी हुई है जो मुझे पहले खड़ी हुई दिखी थी, लेकिन इस बार इसका चेहरा पहले जैसा नहीं था। अब इसका चेहरा बहुत ही ज़्यादा खौफनाक हो चुका था। उसके चेहरे पर बहुत सारा खून लगा हुआ था, उसके बाल भी खुले हुए थे और वो सीधा मुझे ही देखकर बहुत ज़ोर ज़ोर से मुस्कुरा रही थी। ये देखकर मैं इतना ज़्यादा डरा कि मेरे से जितनी तेज हो रहा था मैं भाग रहा था और भागते भागते पीछे भी देख रहा था। फिर पीछे देखते देखते सडनली वही औरत उस घर के तीसरे फ्लोर पे जो खिड़की थी वहां से सीधा नीचे कूद गई। ये देखकर मैं और भी ज़्यादा डर गया और पीछे देखते देखते ही भागते मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होते ही मैं बेहोश हो गया। सुबह जब मैं उठा तो मैं अपने घर पे मौजूद था। मैंने अपने घर वालों से पूछा कि मैं यहाँ कैसे पहुँचा, तो उन्होंने बताया कि हमें किसी ने फ़ोन किया था कि यहाँ पर तुम बेहोश पड़े हो और हम वहाँ पर आए और तुम्हें यहाँ लेकर आ गए। उसके बाद मेरे परिवार वालों ने हमसे पूछा कि तुम वहाँ बेहोश कैसे हो गए थे, तो मैंने उन्हें ये नहीं बताया कि मेरे साथ क्या हुआ था। मैंने उन्हें झूठ कह दिया कि मेरे गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया था, मेरे ब्रेक नहीं लग रहे थे और मेरा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। और मैंने उन्हें आज तक ये बताया ही नहीं है कि मेरा सामना एक चुड़ैल से हो गया था। तो दोस्तों, आज जो तीनों कहानी मैंने आपको सुनाई है वह आपको कैसे लगी मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे ही हॉरर और मिस्टीरियस इंसिडेंट सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप जो भी डिमांड करेंगे जिस भी स्टोरी को लाने की, मैं अगले दिन उस स्टोरी को ले आया करूँगा। और रही बात दोस्तों कल के वीडियो की, तो कल की वीडियो होगी वैम्पायर्स को देखे जाने की कुछ असली घटनाओं पर। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, आपका प्यार मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, मिलते हैं कल की रहस्यमयी कहानियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।